कक्षा 11 के मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी का ये पाठ। बहुत प्यारा पाठ है, जिसको देखिए। रामनरेश त्रिपाठी को मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे हर चीज़। या चाहे तो फिर मैं आपस से उनको ऐसे कर लेता हूँ, चलो ठीक रहेगा। इसको पढ़ते हैं आज। बहुत ही प्यारा पाठ है, यूँ कहे कि इस किताब का सबसे शानदार पाठ यही है। इसको आपको पढ़ना आराम से। ये लाइन लिखी हुई है वो ये है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता। क्या? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो पराधीन होता है और न तो अपने सुख को भोग सकता है और न किसी शोक यानी दुख को कह सकता है किसी को, तो ऐसा जो अपमान कौन कह सकता है? सिर्फ पशु ही सहन कर सकता है और इंसान सहन नहीं कर सकता। अगर इंसान होते हुए भी वो सुख और दुख के बारे में अगर किसी को नहीं कह पाता तो उसका इंसान होना बेकार है, निरर्थक है। तो यहाँ ऐसे जो विचारक थे, इनका नाम है रामनरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 1881 में कोयरीपुर एक गांव है जो जौनपुर ज़िले में पड़ता है, और जौनपुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का है। इनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, ये खंड काव्य है, और मानसी इनकी छोटी छोटी कविता है, उनका संग्रह है। तो ये तीन तो इनके खंड काव्य हैं। देखो खंड काव्य होता क्या है इसको समझे। एक तो होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में किसी विषय को लेकर के उसका विस्तृत वर्णन किया जाए, जिसमें छोटी छोटी अनेक कविताओं का, अनेक प्रसंगों का भी उसमें समावेश हो, वो होता है महाकाव्य। जैसे रामायण एक महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है। उसमें सीता का विवाह, राम के बचपन का, रावण से युद्ध का, उसके बाद राज्याभिषेक का, ये कई घटनाओं उसमें समाहित है। तो ये कैसा हो गया? महाकाव्य हो गया। और खंड काव्य क्या होता है? किसी एक विषय को लेकर, एक पहलू को लेकर जब उसका वर्णन करते हैं तो वो होता है खंड काव्य। तो ये खंड काव्य है, लिखे इन्होंने। और मानसी जो है वो छोटी छोटी कविता है, उनका संग्रह है इनका। और इसकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। चलो, रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मतलब यह है कि जब ये कवि रचने लगे, उस काल के जो कवि है वो अधिकतर समाज की पीड़ाएं, समाज के दुख दर्द, उन पे होने वाले अत्याचार, उनके बारे में कविताएं लिखते थे। लेकिन इन्होंने उससे परे होकर के प्रकृति को अपना विषय बनाया, प्रकृति से प्रेम को अपना विषय बनाया, क्योंकि अपने दुख को दूर करने के लिए प्रकृति एक सशक्त माध्यम था। तो और ये सब जो चीज़ें होते हैं वो छायावाद में पाई जाती है, जो बहुत रहस्यवाद हो, कल्पना से परिपूर्ण हो, ये सब जो चीज़ें होती है छायावाद में पाई जाती है। छायावाद से पहले की जो खड़ी बोली की जो रचनाएं थी, उनके ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। ये प्रारंभिक शिक्षा की इन्होंने, स्कूली शिक्षा। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान खुद ही पढ़ करके इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इस बात से इनकी विद्वत्ता का परिचय प्राप्त होता है। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। देखो मैंने बताया भी आपको कि उस समय के जो कवि थे वो अधिकांश समाज सुधार की जो कविताएं लिखते थे, लेख लिखते थे, क्योंकि उस समय का जो समाज है वो पीड़ित था, दुखी था, क्योंकि पूंजीपति लोग हैं वो उनको परेशान किया करते थे। लेकिन उनको उस विषय से हट करके उन्होंने रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया, ताकि लोगों को उन कविताओं को पढ़ करके थोड़ा सा सुकून मिले, आनंद की अनुभूति हो। इसलिए उन्होंने रोमांटिक प्रेम की कविता को विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम,
और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। मतलब कविता है उसमें दो भाग अपन कर सकते हैं। एक भाग में तो ऐसा संदेश है जो अपने देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरा भाग वो है जो किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन दोनों कविता प्रकार की कविताएं लिखी, लेकिन सबसे जो अच्छी है वो देश प्रेम से संबंधित है। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया जा गया। कविता कौमुदी इसके 8 भाग है में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविता का संकलन किया। इनकी जो कविताएं थी, जो हिंदी में लिखी, बांग्ला भाषा में लिखी, संस्कृत में लिखी, उर्दू में लिखी, उन छोटी छोटी कविताओं का उन्होंने संकलन कर लिया इसमें। इसके 8 भाग थे। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जो बहुत ही प्यारी कविता है। ये ग्राम गीत कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। पहले अपनी सिलेबस में भी था छोटी क्लासों में, लेकिन आजकल हटा दिया गया है। तो ग्राम गीत जो है वो बहुत अच्छी कविता है, जिससे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया। उसकी जो रूपरेखा है वो पहले खुद गांव में घूमे और घूम करके देखा, और फिर उसके बाद में वो लिखा। लोक साहित्य के संरक्षक की दृष्टि से हिंदी में ये उनका पहला मौलिक कार्य था। क्या करना? गांव-गांव घूम करके उसकी जो रूपरेखा तैयार करना, फिर ग्राम गीत कविता लिखना। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखो ये बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने कि जो बच्चों के लिए जो साहित्य लिखते हैं उसको बाल साहित्य कहते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं उसको बाल साहित्य कहते हैं। तो बाल साहित्य में कि ये जो जनक हैं वो ये माने जाते हैं। उसके बाद लोगों ने लिखना प्रारंभ किया बच्चों के लिए। तो पहले जो बाल साहित्य लिखने वाले ये थे, उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। जैसे राजस्थान पत्रिका के साथ कोई अन्य छोटी छोटी पत्रिकाएँ आती है, वैसे ही उस ज़माने में एक पत्रिका निकलती थी, समाचार निकलता था, जिसका नाम था वानर। उसका इन्होंने संपादन किया, और उस वानर पत्रिका में जो बच्चों से संबंधित जो रचनाएं हैं वो उसमें लिखा करते थे, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ होती थी। मौलिक यानी वास्तविक कहानियाँ जो समाज में थी, उसके अलावा शिक्षाप्रद कहानियाँ भी, ताकि बच्चे उसको देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। उसके साथ प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, अनेक विधाओं में उन्होंने रचनाएँ रची। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। अब ये जो कविता आपकी पथिक कविता है वो क्या है, उसमें क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में वर्णन समझते हैं। प्रस्तुत अंश जो ये खंड काव्य है पथिक, ध्यान से सुनना बच्चा, कि ये जो खंड काव्य है पथिक खंड काव्य, उसका जो पहला सर्ग है, पहला भाग है, उसमें से कुछ पंक्तियाँ ली गई है। पूरा भाग नहीं है, खंड काव्य नहीं है। उस खंड काव्य का एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास डाला गया अपने सिलेबस में। तो प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। ये आपको उसमें काम आएगा, काय में संदर्भ में काम आएगा कि प्रस्तुत काव्यांश जो है पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया। ये आपको उसमें काम आएगा। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। मतलब ये क्या है, ये जो नायक है, एक व्यक्ति है जो समाज में जो दुख है, पीड़ाएं हैं, उनसे परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के अपनी पत्नी को भी छोड़ करके वो प्रकृति के बीच में जाकर के वहाँ रहना चाहता है। लेकिन फिर उसके साथ एक अच्छी घटना घटती है। क्या करती है? लेकिन यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। अब देखो, वहाँ एक सन्यासी आते हैं, सन्यासी उनको समझाते हैं कि आप युवा हैं, और युवा लोग ऐसे अगर सब छोड़ करके या प्रकृति में आके रहने लग जाएंगे, जंगलों में आके रहने लग जाएंगे, तो इस देश की धरती वो उसकी रक्षा कौन करेगा। उसके समझाने पर ये फिर वापस से आ जाते हैं और देश सेवा का व्रत लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, राजा द्वारा इन्हें मृत्युदंड मिलता है। राजा इनको पकड़ लेता है, किसी कारणवश इसको मृत्युदंड देते हैं, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। लेकिन फिर भी जो उसके अच्छे कार्य हैं वो समाज में बने रहते हैं और लोग बाग उनको याद करते हैं। तो अब क्या है इस कविता में, सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। एक समुद्र के किनारे खड़ा है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, उस प्राकृतिक सुंदरता पर ये जो कवि है वो बड़ा प्रसन्न है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना जाता है। जिस प्रकार से प्रेम कहानी कैसी होती है, मधुर होती है, मन को हरने वाली होती है,
स्वच्छ होती है। ऐसी प्रेम कहानी की तरह उस प्रकृति को वो प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पति का ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। मैंने वही बताया आपको कि वो प्रकृति का जो प्रेम है वो इतना अच्छा होता है कि वो उस प्रकृति प्रेम के कारण से अपनी पत्नी के प्रेम को भी भूल जाता है, छोड़ जाता है उसको, पत्नी को। फिर बाद में उसको याद आती है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में, स्वच्छतावादी रचना क्यों कही गई है? क्योंकि इसमें कवि के मन में जो विचार उत्पन्न हुए वो बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी लोकलाज के उन्होंने स्पष्ट कहा है। इस कारण से इस कविता को स्वच्छंदतावादी कविता कहा है। इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। ये बहुत ही प्यारी कविता आप पढ़ोगे, जिसका नाम है पथिक। देखो बेटा, इसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, उसके बाद बाकी कविता का जो है हम कल पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है? कि आप जो है वो एक समुद्र के किनारे खड़े हैं, और समुद्र जो है किनारे आप खड़े हैं, और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको आप देख रहे हैं। मैं एक बार आपको वो चित्र दिखा देता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप देखिए। ये देखो, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और ऐसा जो परिवेश है वो हो रहा है, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। आप ये महसूस करें कि आप ये देख रहे हैं सब कुछ। ये देखो, ये देखो, आप ऐसा देख रहे हैं, ऐसा महसूस करें। ठीक है, तो आप एक जो है समुद्र के किनारे खड़े हैं और वो सब देख रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग में निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारिदमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र किनारे खड़ा है और समुद्र की जो सुंदरता है, उज्जवल सुंदरता है, उस उज्जवल सुंदरता को इन्होंने शब्दों के माध्यम से बयां किया है, देखा है। मैं इसको एक बार नाइट मोड में कर लेता हूँ। एक मिनट, सोई। नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा, वापस उसी में आते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारिदमाला। पहले तो आप इसके जो कठिन शब्दार्थ है उनको आप देखिए, कौन कौन से कठिन शब्दार्थ है। प्रत्यक्षण यानी प्रत्येक क्षण, हर समय। नूतन यानी नया, वेश यानी परिवेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि यानी सूर्य, सन्मुख यानी सामने, थिरक रही यानी नाच रही है, नभ यानी आकाश में, वारिदमाला यानी बादलों की कतार। वारिदमाला का मतलब क्या होता है? बादलों की कतार। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला। ऊपर ऊपर नील गगन, नीला, नीला यानी नीला, गगन यानी आकाश, घन यानी बादल, पर बैठ बीच में विचरू, विचरू यानी विचरण करना है, घूमना, यही चाहता मन है। तो ये आपने इसके शब्दार्थ देखे। ध्यान दे, इसमें संस्कृत के शब्दों की भरमार है, और संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, तो तत्सम शब्दों की भरमार इसमें है, आप विशेष में काम आएगा। अब आप देखिए, प्रतिक्षण यानी प्रत्यक्षण, नूतन वेश बनाकर, नए नए वेश बना करके, रंग बिरंग निराला, जो प्रकृति है वो क्या कर रही है? प्रत्येक क्षण नया नया रंग बिरंगा परिवेश बना रही है, निराला परिवेश बना। निराला मतलब यह निराला कभी नहीं, निराला का मतलब अनोखा। जो प्रकृति है वो प्रत्येक क्षण जो है एक नया रंग बिरंगा परिवेश बना रहा है, उत्पन्न कर रही है। अब कैसा उत्पन्न हो रहा है देखिए। रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने, रवि यानी सूर्य, सम्मुख यानी सामने, थिरक रही है, नाच रही है। क्या नाच रहे हैं? नभ में, आकाश में, वारिदमाला, सूर्य की जो वारिदमाला नहीं, बादलों की जो कतार है वो सूर्य के सामने नाचती हुई सी प्रतीत हो रही है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य है उसके सामने बादल छाए हुए हैं, और बादल जो है वो चल रहे हैं,
तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो वो सूर्य के सामने नृत्य कर रहे हो। रवि के सम्मुख सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है नभ में, आकाश में वारिदमाला, बादलों की कतार। जो बादलों की जो कतार है वो सूर्य के सामने नाचती हुई सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो प्रकृति है वो अपने आप में मुग्ध है, बहुत प्रसन्न है। और व्यक्ति नाचता कब है? जब प्रसन्न होता है तब जा करके। तो मित्रों, विद्यार्थी ध्यान रखना, ये दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन में मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार है। तो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला, नीचे नील समुद्र। नीचे तो क्या है? नीला समुद्र है, मनोहर, जो मन को हरने वाला है। नीचे तो क्या भाई? नीचे नील समुद्र, नीचे तो नीला रंग का समुद्र है जो मन को हरने वाला है। ऊपर नील गगन है और ऊपर क्या है? नीला आसमान है। अब बादल कहाँ है? बीच में है। ऊपर तो नीला आकाश है, नील गगन है, नीला आकाश। ऊपर तो नीला आकाश है और नीचे क्या है? नील समुद्र, नीला समुद्र है, क्योंकि पानी जो होता है समुद्र का उसका रंग नीला होता है। तो नीचे तो नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है और उसके बीच के अंदर क्या है? बादल है। तो ये देखो कह रहा है नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे तो नीला रंग का समुद्र है जो मन को हरण करने वाला है। ऊपर नील गगन और ऊपर क्या है? नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच बीच और यही चाहता मन। कवि कह रहा है कि मेरा मन ये चाहता है, यही चाहता मन, मेरा मन ये चाह रहा है। वो कौन, ये बात कौन कह रहा है? पथिक कह रहा है, वो एक रागी जो वहाँ बैठा है। यही चाहता मन है, उसका मन क्या चाहता है कि घन पर बैठ, इस बादलों पर बैठ करके बीच में विचरू। यहाँ बीच में, किसके बीच में? समुद्र और जो आकाश है उसके बीच में जो बादल है, उन बादलों के बीच में विचरूं, घूमूं और सारी प्रकृति को देखूं, उसका आनंद लूं। क्योंकि उसके सामने, सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं? बादल नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो वो चाहता है कि इन बादलों पर बैठ करके, घन पर बैठ यानी बादलों पर बैठ करके बीच में कहाँ पर? उस आकाश के और धरती के बीच में जो बादल है, विचरूं यानी घूमूं, यही चाहता मन है, मेरा मन यही चाहता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा और ये बहुत अच्छी कविता है जिसको अपन कल पढ़ेंगे और आगे। तो यहाँ तक है, आप ध्यान रखिए इसको।